हो गया ना। आज अपन जो है ना, कल आपको समष्टि अर्थशास्त्र का जो मुद्रा और बैंकिंग उसके क्वेश्चन आंसर बता रहा था मैं। तो कल अपन ने 6 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। आज अपने को 7वां जो प्रश्न है, व्यापारिक व्यावसायिक बैंकों के कार्य क्या क्या है ना, यही ना क्वेश्चन। तो इसको अपने को आज करना है। प्रश्न क्रमांक 7, व्यावसायिक बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए जो इसके कार्य है, अब इसमें क्वेश्चन के आधार पर है, ये बातचीत नहीं करो भाई, सुनो मैं जो बोल रहा हूं। इसमें जो कार्य है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आए तो 2 कार्य लिखते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आए 3 कार्य लिख दे, 5 नंबर का क्वेश्चन आए 5 लिखे। तो नंबर के आधार पर भी अपने को उत्तर देना रहता है। पर हम अध्ययन करने की दृष्टि से और आपको जानकारी सारी होना चाहिए, इसलिए अपन इसके जितने भी कार्य है वो सभी प्रकार के कार्य अपन इसमें देखेंगे। तो जो व्यापारिक और व्यावसायिक बैंकों के कार्य, व्यापारिक व्यावसायिक बैंकों के कार्य, तो इसको भी अपन 3 भाग में बांट सकते हैं, है ना। 3 भाग में, मतलब पहला इसका जो मुख्य कार्य, जब हम 5 नंबर के आधार पर अगर लिखेंगे तो फिर अपन क्रम से मुख्य कार्य और दूसरा जो होता है एजेंसी कार्य, इसमें किसको क्या क्रम दें ये अपने ऊपर निर्भर करेगा। मैं सब प्रकार से बता दूंगा आपको कि कौन कौन से कार्य कैसे कैसे अपने को दिखना चाहिए। और तीसरा सहायक कार्य, ये जो बता रहा हूं आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, है ना। ये आपको याद रखने के हिसाब से बैंकों के जो कार्य होते हैं, व्यावसायिक बैंक कौन से उदाहरण के लिए कोई बता सकता है क्या? कौन सी नाम बताओ बैंक का? भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, ये सब व्यावसायिक बैंक है। ये व्यवसाय कर रही है, यानी फ्री में काम नहीं कर रहा है, लेन देन का जो काम कर रहा है, ये एक प्रकार से व्यापार जैसा काम है इनका। ये सहयोगी है लोगों के लिए। तो ये कुल मिलाकर 3 भागों में इसके काम को अपन बांट सकते हैं। अब इसमें मुख्य कार्य में फिर 2 भाग है इसके। जो मेन काम जो रहता है बैंक का, उसमें एक है जमा प्राप्त करना, जमा प्राप्त करना, है ना, पैसे जमा करना, है ना। और दूसरा जो काम है ऋण देना। ये मुख्य कार्य है ना, सभी को पता है। लेकिन इसके बाद आपको शायद आधे लोगों को तो याद होगा कि इसके बाद में जमा प्राप्त करना और ऋण देना। अब जमा प्राप्त करना तो कितने प्रकार है जमा प्राप्त करने के। यानी हम जो बैंक में पैसे जमा करते हैं तो हम कितने प्रकार के खाता खुलवा सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के खाते हैं। सबसे पहला जो सामान्यतः अधिकांश लोगों का खाता होता है वो होता है बचत खाता, सेविंग अकाउंट जिसको कहते हैं, बचत खाता। इसमें ब्याज मिलता है, लेकिन ब्याज सबसे कम ब्याज मिलता है। जिन जिन खातों में ब्याज मिलता है ना, उसमें सबसे कम ब्याज कौन से खाता में मिलता है? बचत खाता में। हमारे पास में घर पे पैसे नहीं रखते हुए बैंक में हमने अकाउंट खुलवा लिया और जमा कर दिया, तो उसमें नॉमिनल जैसे SBI में 3.6 ये सब परसेंट, 4% है, तो उस पर जितनी राशि जमा है उस पर। और आजकल एक नई व्यवस्था कर दी उन्होंने, मूड बैलेंस, यानी बचत खाते में ही रहती है व्यवस्था, पहले नहीं थी। मूड बैलेंस में क्या होता है कि हमारे जो राशि जमा है और उन्हें देख लिया कि इनके पास में 1 लाख रुपए जमा है, ये लेन देन कर नहीं रहे, तो उस जो बचत खाता रहता है उस बचत खाते को वो
एफडी जैसे उसमें कर देते हैं, लेकिन उसमें वो एफडी नहीं है, वो है बचत खाता ही। और मूड बैलेंस इस रूप में वो कर देते हैं कन्वर्ट उसको, कि जब आवश्यकता हो जब उसको निकलवा सकते हैं। और उस पर ब्याज थोड़ा सा बढ़ के देते हैं, मतलब 4% की जगह उसमें 6.7% ब्याज देंगे। और वो आपके उसमें बचत अकाउंट में शो नहीं होगा, वो मूड बैलेंस में शो होती है, प्रदर्शित होती है मूड बैलेंस। वो फिक्स डिपॉजिट जैसा है, वो आपसे बिना पूछे कर देते हैं, इसलिए आपको जब जरूरत होती जब निकलवा सकते हैं। तो बचत खाता का ही एक स्वरूप है, वो एफडी जैसा है, फिक्स डिपॉजिट जैसा है। तो एक खाता हो गया बचत खाता। लेकिन बचत खाते में क्या होता है, लिमिटेशन होती है। जैसे कोई व्यापारी अगर चाहे कि मैं दिन भर में 5-6 बार पैसे निकालूं और 5-6 बार जमा करूं, तो फिर वो बचत खाते से नहीं होता है। बचत खाते में लिमिटेशन होती है, 1-2 बार वो निकलवा सकता है, 1-2 बार जमा कर देगा दिन में बार बार जमा करना, बार बार निकलवाना, तो फिर उसको चालू खाता खुलवाना पड़ेगा। कौन सा? चालू खाता। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जब जितनी बार चाहे वो जमा कर दे और जब जितनी बार चाहे निकलवा ले। लेकिन इसमें ब्याज नहीं मिलता। चालू खाता में चाहे वो 1 लाख रुपए जमा करेगा, 2 लाख रुपए जमा करे, दिन भर में 10 बार करे, 5-5 हजार, 4 हजार, 6 हजार, वो अपनी सेफ्टी के हिसाब से बैंक में जमा करवाते हैं। बस कि घर में अगर पैसे रखे, रात में चोर आ गए, निकाल के लेके सारे पैसे गए। बैंक में सिक्योरिटी रहती है, सुरक्षा रहती है। तो इस हिसाब से व्यापारी व्यवसायी जिनका रोज का लेन देन का काम होता है, दिन भर में 2, 4, 5, 10 बार जमा करते हैं, निकलवाते हैं, तो वो चालू खाता होता है। फिर तीसरे प्रकार का जमा करने का खाता होता है सावधि जमा खाता। इसको कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा खाता, इसको कहता है एफडी। इसमें कोई व्यक्ति के पास में 1 लाख रुपए, उसको पता है कि 1 लाख रुपए मेरे को 5 साल तक जरूरत नहीं है। 5 साल बाद मान लो मेरी बालिका है, मेरे को पता है 5 साल तक मेरे पास अभी मान लो 2 लाख रुपए है। अब 2 लाख रुपए है तो मेरे को पता है कि 5 साल बाद मेरे को इसकी शादी करना है बालिका की। तो अभी मैं 5 लाख रुपए घर पे क्यों रखूं? 2 लाख रुपए, 5 या 6 जितने भी है, तो मैं उसको 5 साल के लिए बैंक में जमा कर दूंगा। भैया मेरे को 5 साल बाद इसकी जरूरत है, तो मेरे को उस पर ब्याज अधिक मिलेगा एफडी पे। 5 साल बाद एक अधिक प्रतिशत ब्याज दर होने के कारण उसमें मेरे को अधिक फायदा होगा, और बीच में जरूरत है भी नहीं। तो 5 साल बाद हो सकता है कि अपने को 2 लाख रुपए जमा करे तो अपने को 1.5 लाख और ब्याज मिल जाएगा, तो 3.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। एक निश्चित ब्याज की वो रहती है, उस वजह से इसमें 6.7 बताया मूड बैलेंस में, और बचत खाता में 4% है। तो एफडी पे 9%, 8%, हर बैंक का अपना अपना पॉइंट में अंतर रहता है। तो एफडी ऐसा कैसे ही एक चौथे प्रकार का खाता होता है जिसको बोलते हैं आवर्ती जमा खाता। आवर्ती क्या होती है? यानी हर महीने कि भाई जैसे मैं वेतनभोगी कर्मचारी हूं, अब मेरे को यही बात है कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, पर मेरे को 5 साल बाद मेरी बालिका की शादी करना है। ये आप लोगों के लिए हो सकता है कि आप के कहीं ना कहीं कोई काम करते हो, थोड़ा बहुत कोई मजदूरी करता है, या कोई को मासिक रूप से पिताजी देते हैं कि भाई तुम्हें खर्चे के लिए, तो वो महीने में उसको 100 रुपये की निश्चित रूप से तय है कि 100 रुपये उसको किसी न किसी तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। तो 5 साल बाद वो 100 रुपये महीने से वो खाता खुलवा ले कि हर महीने 100 रुपये जमा करूंगा 5 साल तक। अब 12 महीने के 1200, 5 साल 12 60, कितना होगा? 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये हर महीने जमा कर रहा है। 6 महीने बाद उसमें भी जो जमा राशि होती है उस पर वो ब्याज मिलता है, तो उस पर भी दर अधिक होती है। एफडी जैसे होती है ना एफडी, वैसा के वैसे ही है। आवर्ती के रूप में जमा करना, मासिक रूप से जमा करना हर 6 महीने में, साल भर में, तो वो आवर्ती जमा खाता कहलाता। चौथा प्रकार, ऐसे 4 प्रकार से तो जमा करने का होता है ना। मुख्य कार्य में पहला हो गया जमा प्राप्त करना, तो ये 4 खाते। फिर दूसरा खाता ऋण लेना, तो ऋण 3 प्रकार से मिल जाता है। एक तो सामान्य लोन है ना, मतलब सामान्य लोन किसी को जरूरत होती है
तो इसको अपन बोलते हैं सामान्य ऋण। अधिकांश लोग लेते हैं इसके लिए जमानत, कोई भी व्यक्ति जमानत दे देता है कि भाई जमानतदार होता है, कुछ फॉर्मेलिटी औपचारिकता होती है, उन औपचारिकता को फॉर्म भरना, जमानतदार देना, ये सब होता है, तो वो सामान्य ऋण और एक निश्चित अवधि में उसको लौटाना पड़ता है। मासिक रूप से भी आजकल ऐसी व्यवस्था कर दी कि हर महीने इतने जमा कर दो, ये तो सामान्य ऋण, मासिक किस्त बना के भी वो लौटाने का सिस्टम इसमें रहता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर देता है, सामान्य ऋण। दूसरा होता है ऋण अधिविकर्ष बोलते हैं इसे, अधिविकर्ष, अधिविकर्ष। अब इसमें हिंदी में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अंग्रेजी में अपन इसको कहेंगे ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट ये होता है कि जैसे मान लो कोई व्यापारी है, कल जैसे मैंने आपको बताया था जनधन योजना में कि आपकी लेन देन चल रही है और लेन देन आपकी हो गई, तो उसमें आपको जितनी राशि आपकी जमा है इतना साल भर में, तो आपको ये सुविधा दे दी कि भाई आपका लेन देन साल भर में 5-10 हजार का हुआ, तो आपके खाते में जमा नहीं है और बीमार हो गए, पैसे की जरूरत है, तो 5,000 रुपये आप अतिरिक्त और निकाल सकते हैं। तो इसमें भी अधिविकर्ष में भी यही है कि कोई व्यापारी है, 1 लाख रुपए का उसका टर्नओवर है, तो बैंक उसको इस प्रकार की सुविधा दे देती है कि भाई आपके खाते में पैसा नहीं है और मुख्य सीजन जब होता है तो उसमें 1 लाख रुपए का उसका चल रहा है लेन देन, लेकिन 10,000 रुपये उसको और छूट दे देते हैं कि भाई 1 लाख रुपए तक तो तुम कर ही रहो, लेकिन तुम्हारे खाते में पैसे नहीं, तो 10,000 रुपये तुम और निकलवा सकते हो, तो 1,10,000 रुपये भी वो निकलवा सकता है। यानी जितनी राशि वो लेन देन चल रही है उसकी, उससे 10,000 रुपये, 5,000 या 15,000, जितना भी बैंक उसको ओवर ड्राफ्ट करने के लिए और अधिक पैसे निकालने की सुविधा देता है, वो कहलाता है अधिविकर्ष। ठीक है ना, ये खाता कहलाता है ओवरड्राफ्ट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? ओवरड्राफ्ट। और एक तीसरे प्रकार का खाता होता है साख ऋण। क्या बोलते हैं इसे? साख ऋण, यानी विश्वास पर ऋण देते हैं। और इसमें उसके साथ ऐसा होता है कि उसको कोई ना कोई ऐसी पूंजी रखवाते हैं, जैसे मान लो मेरे को बिजनेस कर रहा हूं मैं, और बिजनेस करते करते मेरे को 5-7 साल हो गया। अब 5-7 साल करते करते मेरा साल भर का टर्नओवर 5 लाख रुपए होता है, बैंक में लेन देन भी चल रहा है, तो बैंक क्या करती है, मेरी कोई भी ऐसी संपत्ति जिसको वो गिरवी रख के और अपने को 5 लाख रुपए का ऐसा विश्वास के साथ अपने को पैसे निकालने की सुविधा दे सकता है कि आपको जब जरूरत हो जब आप निकाल लो, और जितना निकालोगे उतने का ब्याज लगेगा। जैसे 5 लाख रुपए की उनको सुविधा दे दी कि भाई आप 5 लाख रुपए बैंक से निकला सकते हो, तो 5 लाख रुपए पे ब्याज नहीं लगेगा। ऋण में तो क्या होता है कि पूरे पैसे पे ब्याज लगता है ना। 5 लाख का लोन दे दिया तो किस्त में जमा करना रहेगा और ब्याज लगता रहेगा, जमा होता जाएगा तो उतने का ब्याज कम होता जाएगा। और इसमें ऐसा होता है साख ऋण में 5 लाख रुपए की आपकी, इसको व्यापारियों के लिए कहते हैं लिमिट बना लो, इसको इस रूप में भी कहते हैं लिमिट, कि 5 लाख रुपए वो व्यापारी जब इच्छा हो जब निकाल सकता है, जितने दिन उपयोग करता है उतने दिन का ब्याज लगेगा, और जमा कर दिया तो फिर ब्याज नहीं लगेगा। 5 लाख रुपए की उसकी लिमिट है, साख बना दी कि भाई 5 लाख रुपए आप ले सकते हो। आपने एक दिन के लिए निकाले 5 लाख रुपए और अगले दिन आपने 5 लाख जमा कर दिए, तो एक दिन का ब्याज लगेगा बस। तो इस प्रकार का तीसरा ऋण जिसको कहते हैं साख ऋण। इसके बाद में एजेंसी का काम, ये एक काम, ये एजेंसी का काम है व्यापारिक बैंक का। तो इसमें भी जो है, जैसे एजेंसी के रूप में काम करता है, जैसे बीमा कंपनी के पैसे वो जमा करवा देती है, एजेंट के रूप में वो काम करती है। एजेंसी मतलब एजेंट, तो एजेंट का है कि बीमा कंपनी के एजेंट के रूप में काम कर रही है कि भाई किस्त जमा कर सकते हैं बैंक में। हमारे कोई भी काम होते हैं, बिजली के बिल जमा करने का काम कर सकती है, बिल का भुगतान वो अपना जमा कर सकते हैं, और इस प्रकार के हुंडी का
चेक भी जमा करके हम भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने चेक दिया हमको और हम गए उस चेक को हमारा भुगतान कर दिया, चेक बुक देती है ना बैंक वाले, तो ये एक प्रकार से एजेंट के रूप में काम कर रही है। हम नगद पैसे नहीं दे रहे, बैंक हमारे एजेंट के रूप में काम कर रही है। मैंने आपको चेक दे दिया, आप चेक लेके गए बैंक में और उस चेक को लेके बैंक ने अपने को भुगतान कर दिया, तो बैंक एक एजेंट के रूप में काम कर रही है ना। तो इस प्रकार के कार्य जो है वो एजेंसी के रूप में कहलाते हैं, वो ग्राहकों की ओर से भुगतान करती है। बैंक ग्राहकों को बीमा की किस्त भी वो जमा कर देती है, इनकम टैक्स भी वो जमा कर देती है। इनकम टैक्स जमा करना बैंक का काम, पर्सनल काम नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिस का एजेंट के रूप में वो काम करती है। हमारा लेन देन कितना है उसके रूप में कितना टैक्स हमारा लगेगा वो बैंक कर देती है, तो वो एजेंट के रूप में काम करती है। इस प्रकार की कुछ सुविधाएं वो हमें प्रदान करती है। ग्राहकों की प्रतिभूतियों का भी क्रय विक्रय वो करती है, ये भी एक एजेंट। प्रतिभूति मतलब क्या होती है? एक लिखा पढ़ी कहते हैं अपन, अनुबंध। प्रतिभूति मतलब अनुबंध कहते हैं ना, लिखा पढ़ी करवा ली, तो लिखा पढ़ी करवा ली तो एक विश्वास पैदा जाएगा कि हाँ भाई इससे इतने पैसे लेना है, तो उसकी लिखा पढ़ी का क्रय विक्रय भी करती हूँ। क्या इसने 1 लाख रुपए देना था, मैंने इसके साथ में अनुबंध कर लिया, और वो जो वहां पे अनुबंध अपन ने वहां रख लिया, तो उसके आधार पे 1 लाख रुपए मैंने अगर इससे लिया तो मैंने इससे लिया और ये लेनदार मेरे से, लेकिन मेरी भूमिका किस, मेरे एजेंट के रूप में कौन काम करेगा? बैंक काम करेगी। वो बैंक 1 लाख रुपए इनको दे सकती है, लेकिन वो मतलब हमारी जो लिखा पड़ी है उसका क्रय विक्रय का काम भी वो कर सकती है कि 1 लाख रुपए इसने नहीं दिए तो वो इससे वसूल कर लेगी, मैंने दिए तो मेरे से वसूल कर लेगी। कुल मिला के इसका बेचने खरीदने का भी काम वो कर सकती है। धन को जो है, जैसे हमें मान लो इंदौर पहुंचाना पैसे है ना, मेरे भाई इंदौर रहता है, तो बैंक का यहाँ से इंदौर पहुंचाने का काम भी कर देगी। आजकल तो ये सुविधा बड़ी आसानी से हो गई नेट बैंकिंग होने के कारण। हम तो स्वयं वहां जाके पैसे देने की जगह बैंक से ट्रांसफर कर सकते हैं ना उसके खाते में, तो वो भी एक एजेंट जैसे ही काम है कि एक के खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करना पैसे। इसके अलावा अन्य कार्य में ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने जो बताया सब बिल, भुगतान, बीमा किस्त, एजेंट के रूप में जो अन्य कार्य है वो सब इसके अंतर्गत आके एजेंट के रूप में जो काम करते हैं, जो बैंक का स्वयं का कार्य नहीं है, लेकिन दूसरे कार्यालय के काम, दूसरे व्यक्ति के विश्वास को वो अपने आधार पर लेन देन के रूप में जो करती है, वो चाहे प्रतिभूति के रूप में हो, चाहे चेक के रूप में भुगतान करती हो, चाहे वो किस्त के रूप में जमा करवाने का, ये सारे काम एजेंट के रूप में जो काम होते हैं वो कहलाएंगे। सहायक कार्य में जैसे अपनी रकम रखने का काम होता है, लाकर होते हैं ना, लाकर में कीमती चीजें रखे, मान लो कोई हीरा रखा है किसी घर में कीमती, या सोने चांदी की ज्वेलरी है, तो घर में रखने की जगह लाकर में रख दे। बैंक में जमीन की पट्टी है, तो जमीन की कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जमीन की पट्टी महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, घर में हो सके कि अपने सुरक्षित नहीं है, चोरी हो जाए तो अपने पास कुछ भी नहीं, प्रमाण के तौर पे कि ये 100-200 बीघा जमीन है, ये मकान है, ये मेरा है, इसकी रजिस्ट्री होती है ना, तो वो भी लोग बाग लाकर में रख देते हैं। तो इस प्रकार का जो काम है अन्य कार्य में होता है। एक साख प्रमाण पत्र जारी करना, ना भाई ये व्यक्ति 2 करोड़ रुपए का, यदि कि कोई भी व्यक्ति अगर 2 करोड़ रुपए इसको देगा तो ये जमा कर सकता है, उसका 2 करोड़ रुपए लौटा सकता है। इस प्रकार का साख प्रमाण पत्र देने का काम भी बैंक कर देती है। ऋण पत्रों और अंशों का अभिगोपन का काम भी करती है। अभिगोपन मतलब ये भी वही है, एक प्रकार से विश्वास दिलाने का काम, यानी एक अनुबंध जैसा काम, अब लिखित दस्तावेज कि हाँ भाई ये 1 लाख रुपए का, इसकी इतनी तो है कि 1 लाख रुपए दे सकता है ना। और इसके अलावा व्यवसाय संबंधी जितनी भी सूचनाएं होती है, बिजनेस से संबंधित उन सूचनाओं का
आदान प्रदान करने का काम भी बैंक करती है। अब देखो मैंने इतने सारे जो काम बताया ये सब आप इतने सारे काम के बाद में 5 पॉइंट आपको लिखना है मात्र। तो 5 पॉइंट लिखने में कोई समस्या है क्या? बहुत सामान्य सी बातें और इन सबसे हम परिचित भी है। ये काम ऐसे है बैंक के जो सब हम जानते हैं, सिर्फ इनको क्रमबद्ध तरीके से 5 बिंदुओं में अपने को 5 नंबर से अधिक का तो आना नहीं है प्रश्न। तो 5 बिंदुओं में अपन पहला काम ये लिख सकते हैं कि जमा प्राप्त करना। इसके लिए 4 प्रकार के खाते होते हैं, 2-3 लाइनों में लिख दे। दूसरा काम ऋण देना, ऋण 3 प्रकार से दिया जाता है। तीसरा काम एजेंसी के रूप में यह कार्य करती है, तो इस सब प्रकार की किस्तें वगैरह इनको। 5वां काम इसका अन्य प्रकार के कार्य भी है। अन्य प्रकार का लाकर के रूप में बहुकीमती वस्तुएं, कीमती सामान, कीमती दस्तावेज, उसकी सुरक्षा के रूप में काम करते हैं। एक इसमें 5वां कार्य अपन अतिरिक्त चाहे तो ये लिख सकते हैं, जो इसमें अभी मैंने बताया भी नहीं है, लेकिन यदि 5 बिंदुओं में लिखे तो अपन ये लिख सकते हैं विनिमय बिलों का भुगतान। ये शायद आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा, विनिमय बिलों का भुगतान। विनिमय मतलब एक्सचेंज, बदलना, है ना? जैसे वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु देना। तो यहाँ पर जो बिल होते हैं उसमें ऐसा होता है विनिमय बिलों का भुगतान। जैसे मान लो इसकी दुकान है मान लो, है ना? और इसकी दुकान से मैंने सामान खरीदा, इसने मेरे को बिल दिया 1 लाख रुपए का बना के, है ना? मेरे को 1 लाख का बिल दे दिया, तो मैं 1 साल बाद इसको 1 लाख रुपए का भुगतान करने वाला हूँ, ठीक है ना? 1 लाख रुपए का मेरे को भुगतान करना है इनका, मेरे को बिल बना के दे दिया। अब 1 साल बाद मेरे को इनको भुगतान करना है, लेकिन इनको जरूरत लग गई 10 महीने बाद ही, 2 महीने पहले। मैं तो 1 साल बाद देने वाला हूँ, लेकिन इसको जरूरत लग गई कि मैं तो 2 महीने पहले पैसे चाहिए, तो मैंने तो वादा कर लिया था ना कि 1 साल बाद दूंगा। तो ये बैंक ये काम कर सकती। बैंक क्या करेगी, 1 लाख रुपए की जरूरत है, ये भी प्रतिबंधित है कि 1 साल बाद ही मैं देने वाला हूँ और 1 लाख रुपए दूंगा मैं। तो बैंक क्या करेगी, इसको 2 महीने पहले जरूरत है, तो मेरे को जो बिल दिया है वो बिल मेरे से ले लेगी और इसको 1 लाख की जगह 90,000 रुपए दे देगी। और ये भी तैयार हो जाएगा कि ठीक है मेरे को जरूरत है, 90,000 रुपये बैंक इसको दे देगी। 10,000 रुपये क्यों? क्योंकि 2 महीने जो है वो 2 महीने, क्योंकि मैं 1 लाख रुपए में भी इनको नहीं दूंगा, फिर मैं 1 लाख रुपए बैंक में जमा करूंगा, तो 10,000 रुपये वो एक प्रकार से व्यवसाय के रूप में 2 महीने पहले पैसे दिए ना उसने। तो ये होता है विनिमय बिलों का भुगतान। समझ आ गई ना? तो ये 5वां कार्य अपन इस रूप में इसको लिख सकते हैं कि विनिमय बिलों का भुगतान करने का काम भी व्यावसायिक और व्यापारिक बैंक करती है। ठीक है, 5 नंबर